क्या अग्नि 5 का जो बैलिस्टिक मिसाइल है और जो न्यूक्लियर कैपेबल है, क्या उसका टेस्ट राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता? क्या राहुल गांधी को ये दिखाई नहीं देता कि हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन 2030 तक रशिया के साथ हो चुका है? क्या राहुल गांधी को ये दिखाई नहीं देता कि हमें अर्माटा टैंक और हमारी असॉल्ट राइफल्स अब हिंदुस्तान में बन रही हैं? उनका ऐसे ही अनटिशेल्ड बयान दे देना, उस पर कभी कभी तो लगता है कि वो बयान देने के काबिल भी नहीं है। आज तक कभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी क्या? आज तक कभी बालाकोट स्ट्राइक हुई थी क्या? 26/11 के बाद में इंडियन एयरफोर्स चिल्लाती रह गई कि हम बदला लेने को तैयार है, मगर उनको नहीं जाने दिया। हमारा जो सोल्जर है, जिसको ये पता नहीं कि कल सुबह का सूरज वो देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, क्या उसके दिमाग में सवाल नहीं उठेगा कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो ये कहें कि कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई कंधा नहीं होगा? या ऐसे लोगों के लिए जान दें जो ये कहे कि हमको हिंदुस्तान से अच्छा है कि चीन का राज आ जाए? या ऐसे नेताओं के लिए वो अपनी जान देने को तैयार रहेगा जो कहे कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दिखाइए? नमस्कार, मैं हूं केशव मलान। तवांग घाटी में हुई घटना के बाद में देश में नहीं बल्कि विदेश में राजनीति गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है लेकिन सरकार सोई हुई है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल टीपी त्यागी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में भले ही वो विदेश जाने की यात्रा कर रहे हों, लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत पर चीन हमला करने की तैयारी में है, युद्ध करने की तैयारी में है, लेकिन सरकार सो रही है। क्या वास्तव में मोदी सरकार सो रही है? देखिए, एक बात इसमें सही है और एक बात इसमें गलत है। चीन भारत पर हमला करने की तैयारी दिखा रहा है। अगर आप पेंगोंग लेक में देखें तो पेंगोंग लेक में नॉर्थ किनारे के ऊपर उसने फिंगर 8 से फिंगर 4 के एरिया में, जिसे हम बफर जोन कहते हैं, उससे करीब 6 किलोमीटर पीछे अपना एक हेडक्वार्टर बना लिया है। और उसने पेंगोंग के ऊपर एक नहीं 2 पुल बना लिए हैं। वहाँ पे रडार एस्टेब्लिश कर लिए हैं, सर्विलेंस सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिए हैं। जिस जगह 2020 में कुछ नहीं होता था वहाँ पे डिवीज़न हेडक्वार्टर आ गया है और इंस्टॉलेशन को बचाने के लिए रेडोम स्थापित कर दिए हैं। ऐसे ही अगर आप डोकलाम के एरिया में जाएं तो वहाँ पे उसने जो चीन, भूटान और हिंदुस्तान का ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे उसने भूटान के अंदर तक न केवल एक गांव को बसाया, बड़ा किया, बल्कि सिक्किम की तरफ भी 10 गांव बसा लिए हैं और एक गांव बसाने की तैयारी कर रहा है जो सिलीगुड़ी चिकन नेक के ऊपर नज़र रख सके। ऐसे ही उसने अरुणाचल प्रदेश को वो अपना साउथ तिब्बत मानता है। एक बार नहीं, 2016 में भी, 2021 में भी और अब तीसरी बार वो अरुणाचल प्रदेश में आया। और अरुणाचल प्रदेश में भी तवांग ज़िले में, और तवांग ज़िले में भी 3 ऐसे एरिया हैं जिन पे उसकी नज़र है, जिनमें एक है यांगजी। ये यांगजी वो जगह है जो एक हाई ग्राउंड है जहाँ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर नज़र रखी जा सकती है और तिब्बत पर नज़र रखी जा सकती है। करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह जगह है। उसके ऊपर एक चौकी को लेना चाहता था। अब चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, हर जगह हिंदुस्तान की सेना ने उन्हें करारा जवाब दिया और खदेड़ दिया। तो यहाँ तक तो ठीक था कि हाँ, चीन तैयारी कर रहा है। एक ज़माने में जब वो केवल 30 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ ला सकता था, आज वो 200 एयरक्राफ्ट लाने की पोजीशन में है। लेकिन हिंदुस्तान नहीं कर रहा है, ऐसा गलत है। हिंदुस्तान अगर तैयार ना रहा होता तो फिर जाट बटालियन, JNK राइफल, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, इनके जवान कैसे तैयार थे कि वो उनके 300 जवानों को तवांग से तुरंत बाहर निकाल दिया उन्होंने। यानी कि हिंदुस्तान भी तैयारी कर रहा है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में ही देखो तो वहाँ जहाँ फॉरवर्ड पोस्ट पे जाने के लिए 5 या 7 दिन लगते थे, आज वहाँ 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी गई है, 2000 से भी ज़्यादा। जो सैला पास है वो डबल लेन की रोड बनाने के लिए तैयार है। ब्रह्मपुत्रा के अंडर वाटर गुफा बनाई जा रही है, यानी कि उधर भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इधर दौलत बेग ओल्डी तक हमारी सड़कें तैयार हैं। ये हम मानते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर
चाइना के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन राहुल गांधी को तो इसमें कहने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये वही सरकार है जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि हम बॉर्डर एरिया में सड़कें, पुल, रेल हेड इसलिए नहीं बनाना चाहते कि कहीं अगर चाइना आ गया तो वो इनका इस्तेमाल कर लेगा। कितनी नपुंसक सोच थी। आज उसका उल्टा है और ये साबित भी किया जा चुका है। लिहाजा हिंदुस्तान तैयार है, लेकिन ये बातें उनको कहने का क्या हक है जो इस चीज़ को समझते नहीं, जो 24 घंटे भी किसी ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में जिसने एक रात नहीं गुजारी, वो ये कहता है कि हिंदुस्तान इसका जवाब नहीं देता। अरे हिंदुस्तान के पास 2 स्ट्राइक माउंटेन कोर हैं। अगर हम उसको एक को लद्दाख में लगा दें और एक को अरुणाचल प्रदेश में लगा दें तो अपने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। हमारे पास में इस समय 38 डिविजन्स हैं, लेकिन हमको अगर इन दोनों जगह से डिफेंस भी करना है तो कम से कम 43 डिवीज़न चाहिए। और अगर 2 फ्रंट वार होता है तो एक उसको अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी भी करें, यानी कि एक फ्रंट पे लड़ाई लड़ें और दूसरे फ्रंट पे न्यूक्लियर डेट दिखाकर डिफेंसिव पोजीशन रखें, तो भी हमको थोड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी। और वो तैयारी चल रही है। क्या अग्नि 5 का जो बैलिस्टिक मिसाइल है और जो न्यूक्लियर कैपेबल है, क्या उसका टेस्ट राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता? क्या राहुल गांधी को ये दिखाई नहीं देता कि हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन 2030 तक रशिया के साथ हो चुका है? क्या राहुल गांधी को ये दिखाई नहीं देता कि हमें अर्माटा टैंक और हमारी असॉल्ट राइफल्स अब हिंदुस्तान में बन रही हैं? क्या उसे ये दिखाई नहीं देता कि हमारा तेजस एयरक्राफ्ट और हमारी जो मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, उसे दूसरे देश खरीदने को तैयार है? राफेल का आना, S-400 का आना, क्या ये उन्हें दिखाई नहीं देते? ग्लोब मास्टर और हमारी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जिन लोगों को इस चीज़ों का पता नहीं है उनका ऐसे ही अनटिशेंट बयान दे देना, उस पर कभी कभी तो लगता है कि वो बयान देने के काबिल भी नहीं है। ये सवाल ये खड़ा होता है सर कि लगातार पहले भाई गलवान हुआ, फिर वो अब तवांग हुआ, उससे पहले डोकलाम हुआ, लगातार चीन आखिर चाहता क्या है? क्योंकि कहते हैं कि बार बार जब से मोदी सरकार आई है उसने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद चीन की ये हरकत असलियत में स्वाभाविक है। स्वाभाविक किस लिए है कि चीन एक सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, उसके लिए भी हालांकि हमारी पुरानी सरकारें ही जिम्मेदार हैं, लेकिन अब चीन को ये देखना पड़ रहा है कि उसके कोविड की वजह से इंटरनेशनल उसकी इमेज खराब हुई। ऊपर से जो उसको एक जो अपने आप को सुपर पावर मानता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आज उसकी इमेज नहीं है। वो बड़ा नेता होगा लेकिन वो सम्मानित नेता नहीं है। सम्मानित नेता आज चीन नहीं, आज भारत है, और भारत की ही सारे लोग बात मानने को तैयार हैं। और तो और जो अपोजिट खेमे में है, यानी कि अमेरिका और रशिया, वो दोनों भारत की तारीफ करते हैं। तो क्या ये चीन के लिए चिढ़ने का या जेलसी का एक मौका नहीं है? और चाइना का प्रतिद्वंदी एशिया के अंदर अगर कोई है तो भारत है। इससे पहले फिलीपींस हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, ब्रूनेई हो, सिंगापुर हो, इन सब जगहों में चीन अपनी मनमानी करता रहा और किसी ने चीन को जवाब नहीं दिया। ये पहला मौका था जब नुकसान पहुंचाया चीन को तो भारत ने पहुंचाया। गलवान में हमारे 20 शहीद हुए तो उसके 40 शहीद हुए, और पहले उसकी गले के अंदर हाथ डाल के अगर उसको रोका गया तो डोकलाम में रोका गया। और ये जो अभी तवांग में हुआ है, ऐसी बेइज्जती, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ऐसी बेइज्जती को तो उसके लिए खपा पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए चीन ये काम करता है। पर चूंकि एक पुराने 60-70 साल का जो कैंसर है उसे पैरासीटामोल की गोली से तो ठीक नहीं कर सकते, इट टेक्स लिटिल टाइम। हमने 25 पॉइंट फ्रिक्शन बताए गए हैं 3500 किलोमीटर लंबी लाइन में जो चीन और इंडिया के बीच में है। उनमें से क्या जरूरत थी? हमने कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको एग्री किया है कि हाँ ये डिस्प्यूटेड है। अरे हमको डिस्प्यूटेड करने का आवश्यकता ही नहीं था, हमने नक्शे दे दिए थे चीन को। चीन ने 2002 में वापस नहीं किए, इसलिए 1993 और 1996 की जो संधियां हमने चीन के साथ की थी वो नहीं मानता तो हम भी नहीं मानते। और अगर हम भी नहीं मानते तो फिर हम भी उस पूरी 3500 किलोमीटर लंबी सरहद के अंदर जो
एडवांटेज इंडिया वाले पॉइंट है, जहां हम हाई ग्राउंड पे हैं, जहां हमारी सप्लाई लाइन कम है, हम ऐसी जगह में वही परसेप्शन रखें और हम चाइना में जाएं और रिएक्शन का काम बजाय हम करें उनको दें, तब वो भाषा मैं समझता हूँ कि चीन को समझ में आएगी। और ये बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस हो चुकी है। आज तक कभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी क्या? आज तक कभी बालाकोट स्ट्राइक हुई थी क्या? 26/11 के बाद में इंडियन एयरफोर्स चिल्लाती रह गई कि हम बदला लेने को तैयार हैं, मगर उनको नहीं जाने दिया। अब कम से कम जब ये 2 एक्शन हुए और जो एक देश के साथ हुए, अब बहुत मुमकिन है कि ये एक्शन हो और जो मिलिट्री एशेलॉन के अंदर लीडर्स हैं उनके भी दिमाग में ये बात है, नाउ इट इज़ ओनली टाइम and place of our choosing, we will show the results। देखिए, एक बात तो समझ आ गई इस बार, भारतीय सेना ने वो जो मैसेज दिया है कि हम मुंहतोड़ जवाब ही नहीं बल्कि घर में घुसकर भी मार सकते हैं, एक बार फिर साबित किया है। 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को खदेड़ा है। 300 से ज़्यादा सैनिकों को खदेड़ा है और जानकारी यहाँ तक है कि हमारे 50 जवान जो अमेलगमेटेड थे, यानी कि अलग अलग 3 बटालियन से, जिनमें एक जैक यानी कि जम्मू एंड कश्मीर राइफल थी, एक सिख लाइट इन्फेंट्री थी और एक उसमें जाट रेजिमेंट थी। इनके 50 जवान उन 300 सिपाहियों का पीछा करते हुए भागते हुए चीनी कैंप तक चले गए और जब चीनी कैंप में चले गए तो चीनी कैंप के उन चॉकलेट सोल्जर्स को हवा में गोली चलानी पड़ी। ये बात शायद सबके सामने नहीं आई है, चलानी पड़ी, तब हमारे लोग वहाँ से वापस आए हैं। अब बताइए, हमने ना केवल उन्हें खदेड़ा बल्कि उनके घर में घुसे और घर में घुस के बताया कि आइंदा ऐसा मत करना। क्या ये सीधा सीधा एक जवाब नहीं है? इस किस्म का जवाब, ये तो अभी जब बातें और आगे खुलेंगी तब चाइना की जब इंसल्ट होगी तब उसको समझ में आएगा। और अब खाली इससे एक बात क्या एक और होने वाली है, कोई चीज़ें अकेले में नहीं होती। अब इससे क्या होगा, चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया, उसने बहुत सारे देशों के अंदर बहुत सारा पैसा दिया। लोग कहने लगे कि साहब ये तो डेप ट्रैप पॉलिसी है, चाइना पैसे देता है और उसके बाद में वहाँ की ज़मीन हड़पता है और वहाँ के सामान को हड़पता है। अब स्थिति ये हो गई कि उसने जिन भूखे नंगे देशों को पैसा दिया, वो भूखे नंगे देश हाथ उठा के खड़े हो गए। वो बोले हम आपका पैसा वापस कर ही नहीं सकते, तो एक किस्म से डूब गया पैसा। तो जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी थी वो अब क्रेडिट ट्रैप पॉलिसी हो गई है चाइना के लिए। एक तो ये, और दूसरा उसका जो रियल एस्टेट था वो इतनी बुरी तरह से गिर गया कि लोग जब पैसा निकालने पहुंचे बैंक में तो जिनपिंग साहब को टैंक लाने पड़े सड़कों के ऊपर। और फिर उसकी जो ये पॉलिसी थी कि जो भी है मास टेस्टिंग होगी, जो भी आएगा तो उनका कंपलसरी क्वारंटाइन होगा और ज़ीरो कोविड पॉलिसी होगी। नतीजा ये हुआ कि जिस चीन की जीडीपी की ग्रोथ 8% थी, आज घट के 2.5% रह गई। ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करते हैं कि चीन इन सब देशों को जो उसके असलियत में अगेंस्ट हैं मुकाबला कर पाएगा? आपको लगता है सर राहुल गांधी यह बयान देना भूल गए, बताना भूल गए कि एक वो समय था कि जब नेहरू कहते थे कि हमारे लिए वो कोई मायने नहीं रखती है जमीन कि जहां पे एक तिनका न उगता हो, और वहीं आज गृह मंत्री सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि हमारी 1 इंच जमीन कोई ले नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के कोई हमारी 1 इंच जमीन हमने जाने भी नहीं दी है। उस जमाने के अंदर क्या डेपसांग उनको याद नहीं है? क्या राहुल गांधी को डैम चौक याद नहीं है? डेपसांग याद नहीं है? वहाँ पे जो ज़मीन गई, क्या उनको ये याद नहीं है कि इससे पहले चाइना के लोग 2-2, 3-3 महीने, एक दफ़ा तो कई साल तक हिंदुस्तान की ज़मीन पर रहे और तब हाथ जोड़ के उनको वापस भेजना पड़ा है? और क्या उनको ये याद नहीं है कि जब लद्दाख के साथ तनातनी चल रही थी तब हमारे ही और खुद राहुल गांधी जी ही जाके चाइना के राजदूत के साथ में डिनर कर रहे थे? और देखो, आज का सिपाही 1947 का बगैर पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। आज के सिपाही के हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल भी है और वो टीवी भी देखता है और उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लग रहा है और वो भी सोचता है।
इतना तो हम जानते थे कि हाँ, जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं ये थोड़ा बहुत चंदा वंदा इधर उधर से लेती हैं, पर हमने ये कभी नहीं सुना था कि हिंदुस्तान की एक राजनीतिक पार्टी चाइना में जाए, वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे और वहाँ से करोड़ों रुपए उनके किसी ट्रस्ट के अंदर जमा हो। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। किसी कंट्री से, वो भी ऐसी कंट्री से जो हमारा दुश्मन है, इस किस्म का काम करना, दिस इज अनबिलीवेबल। तो राहुल गांधी की बात के ऊपर कौन यकीन करेगा। और ये याद रखें कि अगर इससे ज़्यादा, जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगा था, ये हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सड़क का गुंडा कहा था, अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो याद रखें हमारा जो सोल्जर है, जिसको ये पता नहीं कि कल सुबह का सूरज वो देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, क्या उसके दिमाग में सवाल नहीं उठेगा कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो ये कहें कि कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई कंधा नहीं होगा, या ऐसे लोगों के लिए जान दें जो ये कहे कि हमको हिंदुस्तान से अच्छा है कि चीन का राज आ जाए। मैं फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ। या ऐसे नेताओं के लिए वो अपनी जान देने को तैयार रहेगा जो कहे कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दिखाइए। अगर सिपाही की बंदूक उलट गई तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। आज हिंदुस्तान के अंदर केवल एक ऐसा संगठन बचा है जिसमें कर्तव्य निष्ठा है, प्रशिक्षण है, अनुशासन है, ईमानदारी है, और वो है इंडियन आर्मी। मैं इन पॉलिटिकल लीडर से कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा कि प्लीज़ आर्मी के बारे में कोई कमेंट ना करें, वरना स्थिति ये आ सकती है कि सड़कों के ऊपर इनका सामूहिक बहिष्कार होगा, इनका सामाजिक बहिष्कार होगा। लोग थूकेंगे इनके ऊपर जब ये सड़कों पर निकलेंगे। एक और सवाल है कि सर, जैसे लोग सवाल खड़ा करते हैं मोदी सरकार की विदेश यात्रा पर, खासतौर पर पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर, लेकिन आज विदेश यात्रा का परिणाम यह है कि अमेरिका ने 36 कंपनियों को बैन किया है, 36 चाइनीज कंपनियों को बैन किया। लगता है कि सरकार, अमेरिका हो, रूस हो या बड़ी बड़ी विकसित देश हो, वो भारत के समर्थन में है आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनकी विदेश यात्राएं पहले वाले प्राइम मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा हुई हैं, और उनकी विदेश यात्राओं पे खर्चा पहले वाले प्राइम मिनिस्टर से कहीं कम हुआ है। जो एक पूरा का पूरा एंटोरेज लेके चलते थे जर्नलिस्ट का, अब इनके पास में गिने चुने रहते हैं। तो इनकी विदेश यात्रा ऑस्टेंटेशन नहीं है बल्कि काम के लिए है, और काम के लिए इसका नतीजा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जो OIC है, यानी कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान को तरजीह दे रही हैं। क्या ये चेंज दिखाई नहीं देता? क्या ये बात दिखाई नहीं देती कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के यहाँ शादी में उतर गए, प्राइम मिनिस्टर ने ISI के लोगों को पठानकोट में बुला लिया इंस्पेक्शन के लिए। मैं पूछता हूँ, अगर ये काम ना किए होते, अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ओथ सेरेमनी में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ना बुलाया होता, तो फिर जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी और जब बालाकोट स्ट्राइक की थी, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप बैठी रही, किसी ने चू नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला। ना, दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी एंड दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी कि आज हम 35,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हिंदुस्तान को हर महीने हो रहा है। जो तेल हम 30% कम कीमत पे रशिया से खरीद रहे हैं, अमेरिका चिल्लाता रह गया, बैन करता रह गया, आखिर में आके उसे ये कहना पड़ा कि हिंदुस्तान जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है। हमने S-400 रशिया से खरीदा, टर्की ने भी खरीदा, लेकिन टर्की के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, हिंदुस्तान पर नहीं लगा पाया। क्या ये समझ में नहीं आता कि ये क्या है? ना, दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। तो ये विदेश यात्रा कर रहे हैं, दिस विदेश यात्रा इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आज जब हिंदुस्तान का कोई आदमी विदेश में जाता है, फख्र से उसका सिर ऊंचा होता है। उदाहरण है यूक्रेन वार। यूक्रेन वार में जब हमारे स्टूडेंट वहाँ पे फंस गए, उन स्टूडेंट को निकालने के लिए कुछ समय के लिए वहाँ पे सीज फायर हुआ, और जब सीज फायर हुआ तो हमारे लोग झंडा लेके निकले। उस समय पाकिस्तान के लोग भी हिंदुस्तान का झंडा लेके निकल रहे थे। ये सबके सामने आया कि नहीं आया? और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान की इमेज आज दुनिया के अंदर पहले के मुकाबले एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शंस के अंदर बढ़ी है। तो लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीन की बौखलाहट है कि जब G20 की अध्यक्षता भारत जैसे देश को मिली है।
देखिए G20 की अध्यक्षता तो गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि एक साल का समय है और इस एक साल के समय में प्रारंभ में ही क्या कह दिया गया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया के बारे में, एक परिवार के बारे में सोचने वाला अगर भारत है तो आज और देश भी, यानी कि इसमें ब्राज़ील शामिल है, इसमें जापान शामिल है, ये भी अब ये कह रहे थे कि हमको सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो पावर मिलनी चाहिए। ये भी दबी आवाज़ में कहने लगे हैं नहीं, पहला हक हिंदुस्तान का है। और अब G20 में 200 मीटिंग होनी है, कल्मिनेशन होगा कश्मीर में। उन 200 मीटिंग के अंदर जो बात बताई जाएंगी, क्योंकि हमने पहले तो बहुत सारे देशों को इनवाइट किया, उन G20 देशों के अलावा कम से कम 10 देश और इनवाइट किया, मगर उसके साथ हमने एशिया डेवलपमेंट बैंक को इनवाइट किया, हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इनवाइट किया। इन सब को इसलिए इनवाइट किया ताकि जो ये कंट्रीज़ हैं जिनको चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना चाहता है, जैसे मॉरिशियस, जैसे मालदीव, जैसे सेचल्स, ये कंट्री को इस G20 में बुला के अपनी तरफ करके एक चपात दिखा दी जाए चाइना को, और उसके बाद ये भी बता दिया जाए कि अब अगर इतनी स्थिति हिंदुस्तान की बढ़ गई है तो वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भी चेंज होना चाहिए। और वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज होता है तो फिर डॉलर की दादागिरी भी खत्म होनी चाहिए। देन इट शुड बी the rupee should become a important means of transaction among various countries। तो बहुत तरकीब से काम चल रहा है। ये साल के ख़त्म होते होते, जब तक ये 200 मीटिंग्स ख़त्म होंगी, आप देख लीजिएगा कि जो कुछ लोग थोड़ा बहुत इधर उधर चिल्ला रहे वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे।